हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ध्वनि से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में, उन सारे प्रश्नों को हम लोग करेंगे। दोस्तों, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय, ऑप्शन सी अनुदैर्ध्य, ऑप्शन डी अपराग्मी। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुप्रस्थ। तो दोस्तों ध्वनि तरंगे जो होती है यांत्रिक तरंगे होती है और उनको एक माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम की ध्वनि तरंगे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती हैं और ये कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। ऑप्शन है ए इनको ध्रुवित किया जा सकता है, ऑप्शन बी ये निर्वात में चल सकती है, ऑप्शन सी 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर पर सेकेंड होता है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो ध्वनि का चाल होता है वो कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, बाकी सब कथन जो है वो सही नहीं है। अगला प्रश्न है, अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से कम, बी ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन सी है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन डी है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। दोस्तों ध्यान रखेंगे, अश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 20 से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और 20 से जो 20,000 होता है उसको मानो सुन सकता है, और 20,000 से जो अधिक होता है, ठीक है, उसको हम लोग पराश्रव्य तरंगे बोलते हैं और उसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्रव्य तरंगे ये ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति, तो प्रश्रव्य तरंगे की ध्वनि क्या होती है दोस्तों। पहला ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज के बीच, बी ऑप्शन है 1000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, सी ऑप्शन है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन डी है 20 हर्ट्ज से कम। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 किलो हर्ट्ज का मतलब हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, तो प्रश्रव्य तरंगों की जो ध्वनि होती है उनका आवृत्ति क्या होता है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा ए सुनी जा सकती है, ऑप्शन बी नहीं सुनी जा सकती, ऑप्शन सी कभी कभी सुनी जा सकती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नहीं सुनी जा सकती है। दोस्तों मानो जो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो आवृत्ति होगा और ध्वनि का, उसी को हम लोग सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्रव्य तरंगों का सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी गोल्टन ने, ऑप्शन सी हर्ट्ज ने, ऑप्शन डी फ्राडे ने। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी गोल्टन ने सीटी बजाकर सबसे पहले प्रश्रव्य तरंगों को सुना था। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। ऑप्शन ए 664 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 332 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 166 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 100 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी 332 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों ध्यान रखेंगे, दाब अगर आप बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना स्पीड है उतना ही स्पीड रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न द्रव में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। ऑप्शन ए स्टील में, ऑप्शन बी वायु में, ऑप्शन सी निर्वात में, ऑप्शन डी जल में। तो सबसे तेज यात्रा करती है दोस्तों ध्यान रखेंगे स्टील में, और स्टील से भी तेज किस में, एल्युमिनियम में। ठीक है, तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम, उसके बाद स्टील में और इसके बाद लोहा में, अगर ठोस की बात करेंगे तो। ठीक है, अगला प्रश्न है, बादलों की बिजली चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण है। ऑप्शन ए बादल ध्वनि तरंगों को रोक देती है, ऑप्शन बी गर्जन बाद में उत्पन्न होती है, ऑप्शन सी प्रकाश निर्यात में चल सकता है परंतु ध्वनि नहीं, ऑप्शन डी प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश का जो चाल होता है दोस्तों वो वायु की तुलना में अधिक होता है, इसीलिए प्रकाश पहले पहुंचता है और वायु लेट से पहुंचता है। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग लगभग है, तो इसको बता ही दिए, इसको डायरेक्ट याद रखना 330 मीटर पर सेकेंड या 332 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। दोस्तों ये बता चुके हैं, ध्यान रखना सबसे तेज चलेगी ध्वनि ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद किस में, गैस में। और ठोस में भी आपको बता चुके हैं सबसे पहले किस में, एल्युमिनियम में, उसके बाद किस में, उसके बाद स्टील में, और स्टील के बाद किस में, स्टील के बाद आ जाएगा आयरन में। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ठोस।
अगला प्रश्न है ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है? ऑप्शन ए समान होता है, ऑप्शन बी भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है, ऑप्शन सी भिन्न भिन्न होता है और द्रव में सबसे कम होता है, ऑप्शन डी भिन्न भिन्न होता है और गैस में सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अलग अलग माध्यम में ध्वनि का जो स्पीड होता है, वेग होता है, वो भिन्न होता है, अलग अलग होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ऑप्शन बी वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन सी आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ऑप्शन डी आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है। तो दोस्तों ये जो है तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये गलत है, ठीक है। आर्द्रता बढ़ने पर वायु में, ठीक है, वायु में अगर आर्द्रता बढ़ रहा है, नमी बढ़ रहा है तो ध्वनि का वेग कम नहीं होता, बढ़ने लगता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। तो ये दोनों याद रखिएगा, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ध्वनि पर, ठीक है। और तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा और दाब बढ़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आर्द्रता के बढ़ने पर ध्वनि का जो वेग होगा वो बढ़ जाएगा और आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से, ठीक है, ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है। अगला प्रश्न है वायु में ध्वनि का वेग ए तापमान के बढ़ने से घटता है, बी तापमान के घटने से बढ़ता है, सी तापमान पर आश्रित नहीं रहता है, डी तापमान के घटने से घटता है। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तापमान के घटने से घटता है। तो वायु में जो ध्वनि होगा दोस्त, उसका जो वेग होगा वो तापमान अगर बढ़ेगा तो बढ़ेगा और तापमान अगर घटेगा तो उसका वेग भी घटेगा। अगला प्रश्न है पराध्वनिक विमान उड़ते हैं, ऑप्शन ए ध्वनि की चाल से, ऑप्शन बी ध्वनि की चाल से कम चाल से, ऑप्शन सी ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, ऑप्शन डी प्रकाश की चाल से। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ध्वनि की चाल से। दोस्तों पराध्वनिक विमान जो होते हैं वो ध्वनि की चाल से उड़ते हैं। अगला प्रश्न है ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, ऑप्शन ए फॉन में, बी डेसी में, ऑप्शन सी डेसिबल में, ऑप्शन डी डेसिमल में। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी डेसिबल में। डेसिबल में दोस्तों हम लोग ध्वनि प्रदूषण या ध्वनि को मापते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? ठीक है, ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस पर वायु में, ऑप्शन डी लकड़ी में, ऑप्शन सी जल में। दोस्तों इन तीनों में देखिए दोनों गैस है और ये लिक्विड है और ये क्या है, सॉलिड है, मतलब ठोस है और ठोस में सबसे अधिक वायु और ठोस में सबसे अधिक ध्वनि का चाल होगा, इसीलिए लकड़ी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लगभग 20 डिग्री के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी लोहा। तो दोस्तों इन चारों में सबसे अधिक किसमें होगा? लोहा में होगा। अगला प्रश्न है एक जैव पद्धति जिसमें प्रश्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए सोनोग्राफी, ऑप्शन बी ईसीजी, ऑप्शन सी ईईजी, ऑप्शन डी एक्सरे। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, दो ऑप्शन सही होगा, ए और सी। ईईजी और सोनोग्राफी दोनों में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? दोनों में प्रश्रव ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं की जा सकती? ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी ऊष्मा। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ध्वनि जो होता है दोस्तों वो बिना माध्यम के एक जगह से दूसरी जगह संचरण नहीं कर सकता है, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बाकी ऊष्मा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और प्रकाश, ये जितना भी विद्युत तरंगे हैं इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती है? ऑप्शन ए ठोस माध्यम, ऑप्शन बी द्रव माध्यम, ऑप्शन सी गैसीय माध्यम, ऑप्शन डी निर्वात। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्वात। मतलब कोई माध्यम नहीं है, कोई हवा नहीं है और बिना हवा के या बिना कोई माध्यम के ध्वनि तरंगे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती हैं। अगला प्रश्न है कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए अल्ट्रासोनिक तरंग, बी रेडियो तरंग, ऑप्शन सी इंफ्रारेड तरंग, ऑप्शन डी सबसोनिक तरंग। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्ट्रासोनिक तरंग। इसी को हम लोग पराश्रव तरंगे भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है क्योंकि? ऑप्शन ए उत्पादित आवृत्ति ध्वनि आवृत्ति से अधिक होती है, ऑप्शन बी रात्रि में तापमान बहुत कम और दिन में अत्यधिक होता है, ऑप्शन सी ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है, ऑप्शन डी चंद्रमा की सतह पर कई क्रेटर हैं। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ध्वनि प्रचारित करने का कोई माध्यम नहीं है, वहाँ पे तो हवा होता ही नहीं है और बिना हवा का
वहाँ पे जो ध्वनि है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है, इसीलिए सुनाई भी नहीं देगा। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। ऑप्शन ए आयाम मॉडुलन द्वारा, ऑप्शन बी आवृत्ति मॉडुलन द्वारा, ऑप्शन सी कला मॉडुलन द्वारा, ऑप्शन डी कोण मॉडुलन द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए आयाम मॉडुलन द्वारा। दोस्तों दूरदर्शन के प्रसारण में, ठीक है, चित्र का संदेश जाता है। अगला प्रश्न है, टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। ऑप्शन ए आयाम आरोपण, ऑप्शन बी स्पंद संकेत आरोपण, ऑप्शन सी आवृत्ति आरोपण, ऑप्शन डी समय विस्तार गुणन। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी आवृत्ति आरोपण। अगला प्रश्न है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है? तो दोस्तों डायरेक्ट याद रखिएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक वो सुन सकता है कोई भी मानव, इससे कम और इससे ज़्यादा नहीं सुन सकता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल है ही नहीं, ठीक है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि ए शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है, ऑप्शन बी शुष्क वायु में दाब अधिक होता है, ऑप्शन सी शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, ऑप्शन डी शुष्क वायु की तुलना में दाब कम होता है। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है जिसकी वजह से ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ध्वनि का वेग ऑप्शन ए माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन बी गैसों में अधिकतम और द्रव्यों में न्यूनतम होता है, ऑप्शन सी ठोसों में अधिकतम और द्रव्यों में न्यूनतम होता है, ऑप्शन डी ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति अगर एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो नहीं सुन सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। तो दोस्तों इस तरह हम लोग 32 महत्वपूर्ण प्रश्नों को किए हैं। यह सेट 1 है दोस्तों। सेट 2 में हम लोग बाकी जो क्वेश्चन है, कुछ और क्वेश्चन है 50-60 के लगभग, उन क्वेश्चन को करेंगे। इससे बहुत सारे प्रश्न विभिन्न एग्जामों में पूछे गए और पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग ध्वनि से ही संबंधित और भी प्रश्नों को करेंगे। दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिए।